हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो 5 साल से लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको भी मैं बता दे रहा हूँ कि ये भी प्रश्न आपके कंफर्म तो नहीं है, लेकिन 90-95% चांस है कि आपके बोर्ड एग्जाम में यही पूछे जाएंगे। मैं कंफर्म क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड के जो पेपर बनाते हैं वो पता नहीं कैसे बनाते हैं, लेकिन मैं आपको वैसे बता दे रहा हूँ कि जो प्रश्न हर साल 5 साल से लगातार वो प्रश्न पूछ रहा है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि वह प्रश्न आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में यदि आ जाए तो यदि आप उस सवाल को हल किए रहेंगे पहले से, तो वहां पर आप हल बहुत ही आसानी तरीके से हल कर लेंगे। इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। ताइए अब हम इस सवाल को शुरू करते हैं। यह सवाल हमसे कह रहा है बहुपद x² प्लस का 60x प्लस का 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। तो इसमें देखिए, इस प्रश्न में हमें दो बात कह रहा है। पहले तो बात कह रहा है क्या, ये जो हमारे पास बहुपद है, बहुपद इसका हमें शून्यांक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। एक बात ये हो गया, और दूसरी बात क्या कह रहा है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करने के लिए कह रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इस जो हमारे पास बहुपद दिया गया है इसका हम शून्यांक निकालेंगे। शून्यांक निकालेंगे, पहले हमें शून्यांक का तो शून्यांक निकालेंगे। तो शून्यांक हमें निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा हल यहाँ से शुरू हो रहा है। हमारे पास बहुपद क्या है, वह है x² प्लस में 7x और प्लस में है 10। ये हमारे पास बहुपद है। अब हम इसका शून्यांक निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यांक ज्ञात करने पर। अब हम शून्यांक ज्ञात करने पर, तो शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये जो हमारे पास बहुपद दिया गया है, पहले तो बहुपद यहाँ लिख लेते हैं x² प्लस का 7x और प्लस में 10। तो ये हम जब भी हम किसी भी बहुपद का शून्यांक ज्ञात करते हैं तो जो हमारे पास बहुपद दिया रहता है वो उसको हम 0 के बराबर कर देते हैं। तो हमारे पास 0 के बराबर हो गया। जब भी हम किसी भी बहुपद का यदि हम शून्यांक निकालें तो उस बहुपद को 0 के बराबर कर देते हैं। इतना बात हमको क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, जो हमारे पास x² का गुणांक रहता है उसका गुणा अचर पद से मत कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, x² का गुणांक क्या है यहाँ पर, तो 1 है। 1 का गुणा इस लास्ट वाले में कर देंगे 10 अचर पद में, तो 1 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब हमारे पास 10 आ गया। अब हम 10 का ऐसा 2 फैक्टर करें, ऐसे 2 भागों में तोड़ें कि जोड़ने या घटाने पर प्लस का 7 आ जाए और गुणा करने पर प्लस का 10 आ जाए। हम 10 का ऐसा 2 भाग तोड़ें, 10 को ऐसे 2 भागों में तोड़ें कि जोड़ने या घटाने पर प्लस का 7 आ जाए। यहाँ पर प्लस का 7 है तो इसको हिलाना होता है, प्लस का 7 आ जाए और गुणा करने पर प्लस का 10 आ जाए। इतना हो गया। तो अब हम 10 का ऐसा फैक्टर कैसे करेंगे, तो 10 का यदि हम 5 + 2 जोड़ ले रहे हैं, 5 + 2 तो हमारे पास कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। और 5 और 2 का गुणा कर रहे हैं तो हमारे पास 10 आ जा रहा है। तो हम 5 और 2 को लेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, x² हो गया और यहाँ पर प्लस का 5x और यहाँ पर प्लस का 2x, ये हो गया। अब देखिए, प्लस 5 और 2, 5x और 2x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। और 5 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इतना हो गया। अब फिर से प्लस में क्या है, 10 है तो 10 हो गया, और बराबर में क्या है, 0 है। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों में देखेंगे हमारा कॉमन कौन सा संख्या आ रहा है। इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में देखिए, इन दोनों में हमारा x कॉमन आ रहा है, तो हम इसे यहाँ से x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन ले लिए तो जब हमारे पास यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, तो एक x से एक x कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1x बचेगा। फिर से प्लस है तो प्लस हो गया, x से x कट गया तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, 5 बच गया। फिर से यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। अब इन दोनों में देखिए हमारा कॉमन कौन सी संख्या आ रही है, तो इन दोनों में हमारा 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन ले लिए
दो कॉमन ले लिए तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर क्या है x है, तो ये x हो जाएगा, x हो गया। फिर से यहाँ पर प्लस प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए 2 पछे 10, 5 बार में 10 कट जा रहा है, तो ये हो जाएगा 5, और बराबर में क्या है 0, तो 0 हो गया, 0 हो गया। अब देखिए अब हमारे पास यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हमारा कोष्ट में आया है ये दोनों एकदम सेम है, समान है कि नहीं। यदि दोनों ये एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, तो यहाँ तक हमारा गुणनखंड जो हुआ है वो एकदम सही हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक में लिख लेंगे। ये हमारे पास लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 5, ये हो गया एक कोष्ट में, ये इन दोनों को लिख लिए। अब फिर से क्या करेंगे, इसको और इसको एक कोष्ट में लिख लेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा, इतना हो गया। फिर से बराबर में क्या है 0, तो 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास बराबर में 0 है, इस 0 को इसके भी बराबर में 0 कर देंगे और इसके भी बराबर में 0 करेंगे, तो इन दोनों को बराबर में 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 बराबर में 0। अब हम इसके भी बराबर में करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 बराबर में 0। तो अब हमारे पास यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 5 को बराबर के इधर भेजेंगे तो इधर 5 प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, इतना हो गया। ये 2 इधर प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखिए अब जो हमारे पास ये पहले वाला निकला है, ये हमारे पास अल्फा बुलाता है, अल्फा का मान कितना है माइनस का 5, और ये जो हमारे पास ये x का मान माइनस 2 आया है दूसरे वाला, इसको हम बोलते हैं बीटा। तो बीटा का मान कितना है माइनस का 2 आया है, माइनस का 2 आया है। अल्फा का मान माइनस का 5 और बीटा का मान माइनस का 2 आ गया है। हम इस वाले को जो हमारा पहला आता है उसको अल्फा बोलते हैं, जो दूसरे नंबर पर आता है उसे बीटा बोलते हैं। यहाँ तक आपको कंफर्म हो गया। अब देखिए अब हमारे पास इन दोनों का शून्यांक ज्ञात हो गया, ये हमारा शून्यांक हो जाएगा। अब हम शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करेंगे। तो हम इसको पहले तो मिटा दे रहे हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे संबंध की जांच करने पर, अब हम संबंधों की जांच करेंगे, किसकी संबंधों के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में। तो पहला जो हमारा संबंध होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b अपान a होता है। क्या हमारे पास पहला संबंध होता है, और जो हमारे पास दूसरा संबंध होता है, दूसरा वो होता है अल्फा इंटू बीटा और बराबर में होता है c अपान a होता है, इतना होता है। तब हमें अल्फा का मान भी मालूम है और बीटा का मान भी मालूम है, लेकिन हमें b और a का मान नहीं मालूम है और हमें c का भी मान नहीं मालूम है। तो हम पहले तो a, b और c का मान ज्ञात करेंगे। तो a और b और c का मान कहाँ से ज्ञात करेंगे, ये जो हमारे पास बहुपद दिया गया है ये बहुपद, उससे हम ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास a का मान कौन सा होता है, जो x स्क्वायर का गुणांक रहता है। तो हमारे पास इस बहुपद में x स्क्वायर कौन सा है, तो ये है x स्क्वायर, ये है। अब x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो 1 है। तो a का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद b का मान हमारे पास होता है x का गुणांक। तो इसमें x कौन सा है, तो ये x है। x का गुणांक क्या है, तो प्लस का 7 है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा प्लस का 7 हो गया, इतना हो गया। अब हमारे पास c का मान कौन सा होता है, c जो हमारे पास इसमें अचर पद रहता है, इसमें अचर पद 10 है। तो हमारे पास c का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, c का मान 10 आ गया। अब हमारे पास अल्फा का मान भी आ गया, बीटा का मान भी आ गया, a, b और c का भी मान निकल गया। तब हम इस सूत्र पर बैठाकर अब हम उसे संबंध की जांच करेंगे। तब हमारे पास अल्फा का मान कितना है माइनस का 5, तो माइनस का 5 हो गया, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। बीटा का मान कितना है माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 हो गया, इतना हो गया। फिर से बराबर है तो बराबर, और हमारे पास माइनस है तो पहले माइनस यहाँ पर लिख दे। b का मान कितना है, तो 7 है, तो ये हो गया 7। फिर से बट्टा में हो जाएगा, a का मान कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा 1।
तब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस का 5 है तो माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 2। और इधर क्या है, इधर इसके बटे में हमारे पास 1 है, इस बटे को 1 में नहीं लिखे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इधर क्या बचेगा माइनस का 7। इन दोनों को जोड़ेंगे भी, माइनस का 5 माइनस का 2 तो माइनस का 7 हो जाएगा, बराबर में माइनस का 7 हो गया। तब ये हमारे पास आया, ये दोनों बराबर आ गया, तो यही हमारा संबंध की जांच हो गई। ये हो गया। अब हमारे पास एक तो जांच हो गया, अब हम दूसरे को जांच करेंगे। दूसरे को जांच करेंगे तो पहले तो हमारे पास है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान कितना है, माइनस का 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 5। फिर से गुणा में है, गुणा में बीटा का मान कितना है, माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 हो गया। ये हो गया। फिर से बराबर में क्या है, सी अपान ए, तो सी का मान हमारे पास कितना है, 10 है। ए का मान हमारे पास कितना है, 1 है, तो ये हो गया 1। इतना हो गया। अब देखिए माइनस का 5 और माइनस का 2, जब भी इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। ये हो गया, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो 10 प्लस हो जाएगा, और 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 10 आ गया। और फिर से बराबर में क्या है, 10 बटा में 1 है, तो बटा में 1 लिखे या ना लिखे उससे कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा 1। अब ये जो हमारे पास आया, ये भी हमारे पास दोनों बराबर आ गया, ये भी बराबर आ गया, तो यही हमारा संबंध की सत्यता की जांच हो गई। यहाँ तक आपको यह प्रश्न समझ में आया है तो कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अभी तक ने हमारे इंस्टाग्राम को आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए हम वहां पर मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं जिससे आप मोटिवेट रहे। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। हमारे पास दूसरा नंबर सवाल है, इसमें हमसे कह रहा है इतने का एचसीएफ हमें 9 दे दिए गए, 306 और 657 का एचसीएफ हमें 9 दे दिए गए हैं, और 306 और 657 का हमें एलसीएम पूछ रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा पोस्ट में रहता है 2 संख्या, इसे हम कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 306 बराबर ए मान ले रहे हैं, या ए बराबर, या ऐसे मान लीजिए ए बराबर हम मान ले रहे हैं, ए बराबर मान ले रहे हैं 306 है, और बी बराबर हम मान ले रहे हैं 657 है, 657 है। और हमें इन दोनों का एचसीएफ, इन दोनों का हमें एचसीएफ, एलसीएफ हमें कितना दे दिए गए हैं, 9 दे दिए गए हैं। इतना बात क्लियर है। अब हमसे इसी का मतलब ए का मान, मतलब इसका 306 और बी है 657, इन दोनों का एलसीएम हमसे पूछ रहा है, इन दोनों का हमसे एलसीएम पूछ रहा है। इन दोनों का हमें एचसीएफ हमें 9 दे देगा, और इसी दोनों संख्या का हमसे एलसीएम पूछ रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे तो वो हमारे पास एक सूत्र होता है, वो होता है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो हमारे पास दो संख्याओं का, यहाँ पे लिखेंगे दो, सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये हमारे पास एक सूत्र होता है, ऐसा हमारे पास एचसीएफ निकालने का, एचसीएफ एलसीएम निकालने का। तो हमारे पास इस सूत्र पर बैठा देंगे, तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणनफल, तो इन दोनों को हमने क्या माना है, तो ए माना है, ए, और गुणे में बी माना है, ए बी माना है। इतना हो गया। और हमारे पास बराबर में है एचसीएफ, तो ये हो जाएगा एचसीएफ, और गुणे में है एलसीएम। एलसीएम हो गया। अब हमारे पास ए का मान कितना है, तो 306, तो ये हो जाएगा 306, गुणा में हमारे पास क्या है, बी का मान कितना है 657, ये हो जाएगा 657, बराबर में क्या है एचसीएफ हमें कितना दे दिए गए हैं 9, तो 9 हो गया, गुणा में क्या है एलसीएम, ये हो जाएगा एलसीएम। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यदि हम इस 9 को हम बराबर का इधर भेज दें तो हमारे पास एलसीएम निकल जाएगा, तो वैसे ही करेंगे। तो इस 9 हमारा इधर क्या है, गुणा में है, तो जब बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 306 गुणे 657,
और बटा में क्या हो जाएगा 9 और बराबर में इधर क्या बचेगा एलसीएम। एलसीएम बच गया। अब देखिए अब हम इसे कटाएंगे। 9 एकने 9 और 9 3 27, 9 3 27, 3 बच गया, 3 इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 36 और 9 चौको 36, इतना हो गया। अब देखिए अब हम 34 का इसमें गुणा कर देंगे तो हमारे पास एलसीएम निकल जाएगा। तब अब हम इस 34 और 657 का जब गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 3 3 3 8। ये हमारे पास इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, इतना आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन में हमसे एलसीएम ही पूछ रहा था। ये हो गया, ये हमारे पास एलसीएम पूछ रहा था, एलसीएम हमने निकाल दिया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके अगले नंबर सवाल पर। यह हमारे पास तीसरा नंबर सवाल है। यह हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 5 √7 एक अपरिमेय संख्या है। हमें इसमें सिद्ध करना है कि ये जो हमारे पास संख्या दी गई है यह एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी ऐसे सिद्ध करने वाला क्वेश्चन दे दे कि यह सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले आप मान लीजिएगा कि यह एक परिमेय संख्या है। तो हम वही करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 5 √7 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि ये जो हमारे पास 5 √7 है यह एक परिमेय संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या है तो यह p बटा q के रूप का होगा, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 √7, ये किसके बराबर हो जाएगा p बटा q के। और यहाँ पे लिख देंगे p और q पूर्णांक है, पूर्णांक है जहां q नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास q और p और q पूर्णांक है जहां q नॉट इक्वल टू 0। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 5 जो हमारा √7 के गुणा में इसको हम बराबर के इधर भेजेंगे। तब हमारे पास क्या आ जाएगा 7 इधर बचेगा और इधर क्या बचेगा 5। ये गुणा में था तो इधर आएगा बराबर के इधर तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5q हो जाएगा। इतना हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे पास p और q है एक पूर्णांक है। तो जब ये पूर्णांक है तो p और 5q भी एक पूर्णांक ही हो जाएंगे, एक पूर्णांक हो जाएंगे तो ये हमारे पास परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारे पास √7 है, √7 है, यह तो हम जानते हैं पहले से कि √7 है वह एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या आ रहा है, तो ऐसा कभी नहीं होता है कि परिमेय संख्या बराबर आ जाए अपरिमेय संख्या, ऐसा कभी नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो आप लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यहाँ पर कभी भी बराबर नहीं होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे अपरिमेय संख्या। फिर से लिखेंगे अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। क्योंकि हम जानते हैं कि कभी भी जो हमारा अपरिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या के बराबर नहीं आता है। तो हम यहाँ पे लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारी कल्पना गलत है, अतः यह √5 + 5 √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः हमारी कल्पना गलत है कि 5 √7 एक परिमेय संख्या
है। हमारी कल्पना गलत है कि 5√7 एक अपरिमेय संख्या है। हमने यहाँ पर माना था कि 5√7 एक परिमेय संख्या है, तो हमारे यहाँ पर लिख दिए हमारी कल्पना गलत है कि 5√7 एक परिमेय संख्या है। अतः यहाँ पर फिर से लिख देंगे चूंकि 5√7 एक अपरिमेय संख्या है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमने सिद्ध कर दिया कि 5√7 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अभी तक ने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम वहां पर मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं जिससे आप मोटिवेट रहे। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।